So let us start the students once again. Yesterday we have studied till the understanding the terms and their meaning. From today we will start the new portion, that is the sources of history. ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. Basically we have to study regarding the two three main sources, that are the archaeological and the literary sources के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना. उसके बाद में फिर ओरिजिनल सोर्सेस क्या क्या है, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स कौन कौन थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर कैलीग्राफी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. ओके, सो फॉर द टुडेज पोर्शन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. आज हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्रोत. वी हैव ए नंबर्स ऑफ सोर्सेस एट आवर डिस्पोजल विच हेल्प us a lot in the during a clear picture of medieval period. They can roughly be divided into the two main types of archaeological and the literary sources, है ना. हमारे पास में अपने पास अगर हम सोचे तो अपने अधिकार के अंदर कुछ मुख्य स्रोत हम पा सकते हैं, है ना, जिससे कि हमारा मिडिवल पीरियड का जो पिक्चर है, जो हमारा सोच विचार है, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो सकता है ना. इन दोनों पर प्रकाश डालने के लिए हम मुख्य तौर पर देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. आर्कियोलॉजिकल किस तरीके से हमारे लिए मदद करता है ना. आर्कियोलॉजिकल मतलब होता है कि कुछ वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मॉन्यूमेंट्स या फिर रिसोर्सेस जो उस ज़माने में उपलब्ध थे. फॉर एग्जांपल द टेम्पल्स वगैरह होगा, वहाँ का कॉइन्स वगैरह हो सकते हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं. ये सारी चीज़ें जो हमें अलग अलग तरीके से हमें क्या करते हैं, इंस्पायर करती है कि इस चीज़ों के बारे में हम हिस्ट्री का जो मुख्य स्रोत है हम उसके बारे में जानें. लेट अस सी द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड द इंस्क्रिप्शंस, फोर्ट एंड पैलेसेस एक्सेट्रा. दे टेल अस about the art and architecture developed during that period. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है, पुरातत्व स्रोत हमें प्रेरित करती है किन किन चीज़ों के बारे में जानने के लिए. इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख, कुछ किलाएं और कुछ राजमहलों के बारे में जो उस जमाने में हुए शिल्प विद्या या फिर वहाँ का आर्ट एंड कल्चर उस जमाने में जो चला उसका प्रचलन के बारे में समझने के लिए कोशिश करें. Inscription helps providing the date, names of the king and record of the most important event, है ना. Inscriptions उसमें जितने भी थे वो हमें क्या करती है, शिलालेख जितना भी है वो हमें वहाँ पे घटित घटनाओं के बारे में, कब कौन सा डेट पर हुआ, किस राजा के राजाधिकार के अंतर्गत हुआ और उन सारे मुख्य रिकॉर्ड का घटना जो है कब कब हुआ था उसके बारे में वो सारे हमें शिलालेख बताती है. द इंस्क्रिप्शन रिवील द इंडियाज एंशिएंट एंड द मिडिवल हिस्ट्री एंड थ्रो द लाइट ऑन द पॉलिटिकल एज वेल एज द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, है ना. जो इंस्क्रिप्शंस है वो हमें क्या करती है, हमें प्रकाश डालती है किन किन चीज़ों पे. देखिए मुख्य चीज़ है वो एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, है ना, और वो मुख्य तौर पे हमें बताती है कि वहाँ का जीवन का सामाजिक दृष्टिकोण क्या था, है ना, समाज में जीने का दृष्टिकोण वहाँ पे लोगों का कैसा था. मॉन्यूमेंट्स जो थे, जितने भी स्मारक वगैरह थे, वो एक हमें प्रमाण देती है, गिव्स द एविडेंस ऑफ द वेल्थ एंड ग्रेटनेस, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर ऑफ द रूलर ऑफ दैट पीरियड, है ना. उस समय का जो शासक था उनके अंतर्गत बनाए गया कुछ स्मारक के द्वारा हम इससे को प्रमाण हमें करता है कि वहाँ के शाश्वत संपत्ति और उनके महानता के बारे में या फिर उनके अधिकार के अंदर में आने वाले शिल्प ज्ञान के बारे में, है ना, और कुछ वहाँ का सभ्यता के बारे में हम इस चीज़ को जान पाते हैं. For the example, the excavation of Taxila and the Hampi Sindhu Valley have given the extreme worthy information, है ना. हम जानते हैं कि बहुत ही सटीक जानकारी हमें दिया गया है किसके द्वारा, एक्सकावेशन ऑफ तक्षशिला. तक्षशिला की जब खुदाई की गई तो वहाँ के खास करके जो सिंधु वैली के बगल में था, है ना, उसका एक खास जानकारी हमें मिलता है. कैसे हो सकता है कि उस समय जो वहाँ पर खुदाई की गई तो वहाँ का आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के मुताबिक वहाँ का कॉइन्स, वहाँ का पोर्ट, वहाँ का आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स जितने भी थे उसके द्वारा कुछ नए चीज़ों को देखने के लिए हमें मिला. Coins gives you information regarding the state of polity and economic during the सल्तनत एंड द मुगल पीरियड, है ना. सल्तनत और मुगल पीरियड के अंतर्गत में उस कॉइन्स का इन्फॉर्मेशन हमें इस चीज़ को जानकारी देता है कि राज्य शासन में अर्थव्यवस्था कितना तक अच्छा था या फिर किस तरीके का था.
For instance, the coins of Muhammad bin Tughlaq have revealed much about his region and his kingdom, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय का जो कॉइन्स थे, है ना, वो इस चीज को प्रकट करता है कि उस समय का जो राजवंश था, उस समय का जो किंगडम था, उस समय का जो साम्राज्य था, उसका किस आधार पर कॉइन का संचलन था, है ना। नाउ वी विल सी द लिटरेरी सोर्सेस। कुछ साहित्यिक स्रोत क्या थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिटरेरी सोर्सेस इंक्लूड द क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर एंड द डायनास्टी, बायोग्राफी एंड द ऑटोबायोग्राफी, अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स, डॉक्यूमेंट एंड द अदर लिटरेरी वर्क। हम मुख्य तौर पर साहित्यिक स्रोत को अगर हम देखते हैं तो वो ऐतिहासिक रूप में उन राजाओं के बारे में बताता है, या उन शासकों के बारे में बताता है, उनके राजवंश के बारे में बताता है, या फिर उनके जीवन संबंधी के बारे में बताता है, या फिर आत्मकथाओं का विवरण को करता है ना। और कुछ जो है परदेशियों का विवरण को भी करता है। साथ साथ में उनके द्वारा दिए गए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो अलग अलग प्रकार से साहित्यिक स्रोत बने, है फेमस। उनमें से कुछ ओरिजिनल फरमान्स वगैरह जो थे, है ना, द इंपेरियल डिक्रीज और द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द सम रूलर्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड। द पॉलिटिकल क्रॉनिकल्स आर एन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ सोर्स मटेरियल। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ फरमान यानी शाही आदेश, जो इंपेरियल डिग्रीज हम लोग बोलते हैं, वो होता है कि वहाँ का शाही आदेश के बारे में, उस समय जो राज शासन के अंतर्गत, जो राजवंश के अंतर्गत, जो या फिर उनके साम्राज्य के अंतर्गत जो भी आदेश का अनुकरण हुआ करता था, उसका कॉरस्पॉन्डेंस, उनका पत्र व्यवहार किस तरीके का होता था, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना। और साथ साथ में राजनीतिक इतिहास जो है वो एक सबसे मुख्य भाग को इसमें, इस स्रोत का एक काफ़ी अहम तथ्य को हम लोग समझ पाते हैं, है ना। इसका क्या है, पॉलिटिकल क्रॉनिकल्स यानी राजनीतिक इतिहास वहाँ का सबसे बड़ा तथ्य को साबित करता है। मोस्ट ऑफ देम वेयर कंपाइल्ड अंडर द पैटर्नेज ऑफ द किंग्स, while the others by independent scholar who were not associated with द कोर्ट, है ना। इस चीज़ को हम समझ पाएंगे यहाँ पे कि जो भी उस समय हमें जानकारी मिली वो सभी चीज़ क्या है, कहीं ना कहीं किसी न किसी राजा के अंतर्गत संरक्षण में जमा किया गया था, है ना। और जो भी इंफॉर्मेशन होते थे वो किसी न किसी राजघराने के अंतर्गत या फिर उनके दरबार के अंतर्गत इस चीज़ को लिखा जाता था। और कहीं कहीं हमें स्रोत उसके द्वारा प्राप्त हुई जहाँ तक जो राजघराने में या फिर राज दरबार में कहीं ना कहीं उसको संचय किया गया होगा या फिर इकट्ठा किया गया होगा, जमा करके रखा गया होगा। फिर उसको बाद में उसकी जानकारी के लिए हम लोगों ने उसको निकाला और पढ़ा, और ये आज हम इतिहास के पन्नों पे पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ चीज़ों को वहाँ के स्वतंत्र विद्वानों के द्वारा, जो कि दरबार से उनका कोई लेना देना नहीं था, वैसे लोगों ने उस दरबार के करीब रह करके वहाँ का विशेष जानकारियों को अपने पास में कैद किया या फिर रखा। ओरिजिनल सोर्सेस, है ना, खास स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत या फिर उसका सही जो स्रोत है वो क्या है। मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल सोर्सेस ऑफ मिडिवल पीरियड वेर रिटन इन पर्शियन, अरबिक एंड तुर्किश। फिरिस्ता वेर रोट तारिख आई फिरिस्ता about the Delhi Sultanate, the Mughal and the provincial kingdom that proposed during this period. Other notable work of this period included Al-Birwanis, Tahaq-i-Hind, Baranis and Tariq-i-Firoz, Shahi Tabaqat-i-Nasiri by Minhuza us-Siraj। ओके, तो इतने सारे लोगों का यहाँ पर जो नाम दिया गया है, ये अलग अलग लोगों के द्वारा इसको पर्शियन भाषा में उस समय लिखा गया था, है ना। यानी पर्शियन भाषा में हम लोग पढ़े हैं, जो कि आज के दिन में ईरानी भाषा हम लोग कहते हैं, है ना। पर्शियन में या अरबिक में और तुर्किश भाषा में इसको मुख्य स्रोत को, जो उसका ओरिजिनल, है ना, जो मुगल वगैरह का जो शासन का समय का जो बातें थी, उन सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ने के लिए मिलेगा। हम इसका उल्लेख हम आपको स्क्रिप्ट के रूप में आज हम आपको पेश करेंगे, लेकिन आपको वो 12 बजे के बाद होगा। आप तब तक जो हम लोगों ने जो पैराग्राफ को पढ़ा है उसमें जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको आप बुक में अंडरलाइन करें और उसका फोटो खींच के भेजें। मैं उसका वर्ड मीनिंग आपको लिखवा देने का कष्ट करूंगा। ओके, कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सो कीप इट अप। बुक को पढ़ें,
ध्यान से पढ़िए। जहां पर भी हमारी ऑडियो आपको समझ में नहीं आती है, प्लीज आपसे अनुरोध है कि आप उसका वर्ड अंडरलाइन करें और उसका फोटो खींचे, तुरंत भेजें, हम उसका वर्ड मीनिंग आपको रिटर्न तुरंत आपको भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Okay, students, so let us start the one of new chapter today from the history, India in the medieval period. जैसा कि आपने वर्ड मीनिंग में पढ़ा, भारत मध्यकाल के समय किन किन चीज़ों को दर्शाता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत हिस्ट्री, एज यू लर्नड द लास्ट ईयर, it is the study of the human past. To make the study of history easier, it is divided into three periods: ancient, medieval, and modern. The word here we have to study, that is regarding the medieval period. But instead of that, as per the word meaning, I have already discussed regarding all the paragraphic word which we are going to take today in this class. So I have already explained. Let us go along with that. To make this study easier of history, इतिहास को आसान बनाने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। The word medieval comes from the Latin word medus and avium, which means the middle age. मध्यकाल का मतलब जो वर्ड है मिडीवियल, वो लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ मीडियस और एवियम है, यानी मध्य काल, मिडिल एज। देयरफॉर व्हेन ए पीरियड इज कॉल्ड मिडीवियल, इफ इट मीन्स दैट द पीरियड विच इज इन द मिडिल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी इसको कहा जाए कि यह समय जो है मानव इतिहास के बीच के समय को दर्शाता है। The ancient period of the history is said to stretch from the time humans learned to write around 700 CE, the medieval period from 700 to 1700 CE, and the modern period from 1700 to date. हम जानते हैं कि आधुनिक हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो एक समय को दर्शाता है जिस समय के पहले लिखना हम नहीं जाने थे। जब तक हम लिखना नहीं जाने हैं उस समय का पहले का जो बातें हैं उसको प्राचीन इतिहास में दिखाया गया है, जो कि लगभग 700 कॉमन इरा के आसपास दिखाया गया है। मिडिल पीरियड जो है या जो मिडीवियल पीरियड है वो हमारा 700 से लेकर 1700 सीई के बराबर देखा गया है, और आधुनिक इतिहास 1700 के बाद से आज तक के डेट में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारा आधुनिक इतिहास को दर्शाता है। Indian history is also divided into the 3 periods. The ancient period of the Indian history is believed to end with the death of Harsha in 700 CE. जो हम प्राचीन इतिहास को हम पढ़ रहे हैं वो हमारे भारतीय इतिहास के आधुनिक ये आधार पर ये विश्वास किया जाता है कि ये तब तक का समय को दर्शाता है जब तक हर्ष यानी 700 CE में जब हर्ष की मृत्यु हुई थी तब तक के बातों को प्राचीन इतिहास यानी पुराने इतिहास को दर्शा रहा है। The medieval period of Indian history is taken to extend from 700 to 1700 CE. As example, when the Mughal Empire started breaking up and the British began establishing their power in India. ये 700 से लेकर 1700 तक के बीच के समय को मध्यकालीन समय कहा गया, और ये 700 से लेकर के 1700 के समय के बीच में जो बांधा गया है, ये जो बांटा गया है, उन समय में जब मुगल एम्परर अपना साम्राज्य को ख़त्म कर दिया और ब्रिटिश जो है वो अपने शासन को, अपना वर्चस्व को पूरे भारत पे बनाना शुरू किया था। उस समय के बीच का समय को मिडीवियल पीरियड के नाम से यह जाना जाता है। द मिडीवियल पीरियड इन इंडिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू the early medieval period 700 to 1200 CE and the later medieval period 1200 to 1700 CE, है ना। एक चीज जो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो medieval period है उसको भी बांटा गया है ना, 2 भागों में। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एक पुरातत्व मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में, और लास्ट का है ना अंत का जो समय है वो बाद वाला समय को 1200 के बाद का जो भी है वो 1200 से लेकर के 1700 यानी 500 साल तक का बीच का जो समय है उस चीज़ को दर्शाया गया है।
है ना। नाउ वी विल सी द ब्रॉड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, यानी सामान्य ऐतिहासिक प्रचलन के बारे में हम लोग समझेंगे। इन द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया वी फाइंड द सर्टेन हिस्टोरिकल ट्रेंड्स विच डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द एंशिएंट वर्ल्ड। हम मध्यकालीन भारत के समय को अगर देखते हैं तो हम इस चीज को पाएंगे कि कुछ ऐतिहासिक प्रचलन जो है वो क्या करती है, हमें अलग करती है पूरे प्राचीन दुनिया से। यानी आज का जो मध्यकालीन समय का जो इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे प्राचीन इतिहास से किस प्रकार से अलग करता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। About this period, the sufficient historical material is available as compared to the ancient period. मध्यकालीन समय के बीच में हमारे पास में ऐतिहासिक तथ्य पर्याप्त थे, जिससे कि हम प्राचीन इतिहास को अगर कंपेयर करते हैं तो हमारा प्राचीन इतिहास को उतना ज़्यादा तथ्य नहीं मिल पाया जिसके बारे में हम पुरातत्व एंशिएंट हिस्ट्री को समझ पाए। लेकिन मिडिवल पीरियड में हमारे लिखने का टेक्नोलॉजी जो था वो डेवलप होने के बाद में वो हिस्टोरिकल पीरियड आए, यानी 700 to 1700 CE का समय को दर्शाया गया है मिडिवल पीरियड में। और वही मिडिवल पीरियड में हमारे पास में सफिशिएंट हिस्टोरिकल मटेरियल थे जिसके द्वारा हम उन इतिहासों को आज भी बचाकर रख पाए हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ट्रू इंडियन कल्चर डेवलप्ड विद द फ्यूजन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कल्चरल ट्रेट। इट वॉज एन इंडियन कल्चर wholly Indian in form and spirit and is still a common heritage। जाना जाता है कि उस समय यानी प्राचीन इतिहास के तौर पर जो भी हमारे भारत में कल्चर सभ्यता का उद्घोषण हुआ वो एक फ्यूजन के तहत हुआ था। फ्यूजन मीन्स संयोजन, यानी दो चीजों का मिश्रण, है ना। सॉल्ट and sugar, if mixed, it makes another composition. Same as well as the culture of the one particular field is relating with the another particular field, making the some other new fusion is called a fusion of culture। सभ्यता को दूसरे जगह से आकर हमारे भारत में हिंदू और मुस्लिम दो पारंपरिक तौर पर रह रहे मुसाफिर थे और इन दोनों का जीने का शैली भी था अलग। तो हिंदू का जीने का जो सभ्यता था वो अलग था, मुस्लिम का जीने का जो सभ्यता था वो अलग था। तो दोनों को एक साथ रहते हुए अब दोनों को मिल करके एक नया चीज को तैयार किया, यानी एक नया कल्चर को तैयार किया जो आज भी हम अपने कल्चर में, सोसाइटी में हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं, है ना। The Muslim dynasty, particularly the Mughal, provided the many centuries to establish the country। हम जानते हैं कि जैसे मुस्लिम राजवंश जितने भी थे वो खास करके मुगल, ये क्या करता है कि अपने सेंचुरीज को बनाने के लिए, काफी अपने कंट्री को स्टैब्लिश करने के लिए, अपने देश को स्थिर करने के लिए अलग अलग शासनिक व्यवस्थाओं को सुधार किया। This led the trade and increase in the trade and growth of urban centers। और यही व्यवस्था ये मुस्लिम राजवंश के द्वारा बनाया गया, जो कि उस समय जो उनका फर्टिलिटी होता था, यानी जो क्रॉप्स में जो फर्टिलिटी होने लगी, वो उनका अपार व्यवस्था और अपार संचय का कारण बना। और धीरे धीरे वही संचय, इनके पास में जो कमोडिटी जो अपने पास में व्यवस्थित रखते थे, वो धीरे धीरे बढ़ करके इतना हो गया कि उनके पास में अब वो रखने का जगह नहीं, वो धीरे धीरे उसको मार्केट बेस में डालना शुरू कर दिए और वो मार्केटिंग करना शुरू किए। जिसका कारण क्या हुआ कि मार्केटिंग बेस में इन लोगों को धीरे धीरे इंक्रीज हुआ और वो लोग अर्थव्यवस्था के साथ साथ में उसको बदलना शुरू कर दिया, अपना ट्रेड व्यापार वगैरह शुरू कर दिए। और धीरे धीरे जिस जगह पे रहते थे, जो इंडस वैली के बगल में जो इन लोगों ने शुरू में अपना डेरा डंडा डाला, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन लोगों के पास में फर्टिलिटी ज़्यादा होने लगी, क्रॉप्स अच्छा होने लगा, और ये नतीजा पहुंचा कि वो लोग धीरे धीरे अब उसको अर्बनाइज सेंटर बनाना शुरू कर दिए, यानी शहरीकरण करना शुरू किया इन लोगों ने। ये मुगल शासक द्वारा किया गया था भारत के लिए। फिर अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स एंड देयर मीनिंग, कुछ तथ्य और उनके परिभाषाओं को समझने की कोशिश करते हैं। If the relevance of the information produces changes with the time, then imagine about its language and its meaning। हम जानते हैं कि जिस समय से जैसे जैसे अनुकूल रूप में अगर हम चले, तो वो समय के अनुकूल चलने के हिसाब से उनका जितना भी चेंजेस हुआ, जितने भी जानकारियां थी, तथ्य का चेंजेस होना ये निर्भर करता है और स्वाभाविक है।
और जैसे जैसे समय बदला तो वहाँ का भाषा में भी परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन के हिसाब से, उस भाषा के हिसाब से उनका सभी शब्दों का भी मतलब भी क्या होता चला गया, बदलता चला गया। इन केस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड which exist in variety of languages have also changed over the year. Example, medieval Persian is different from modern Persian. हम जानते हैं कि जैसे जैसे इतिहास का रिकॉर्ड हम देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि उसमें जैसे भी भारत का या फिर अलग अलग देश में से आए हुए लोग जो भी भाषाओं को रखते थे, बोलते थे, वो अपना एक अलग अस्तित्व रखता था। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि हैव आल्सो चेंज्ड द ओवर ईयर्स, एज फॉर एग्जांपल मिडिवल पर्शियन इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन। कहा जाता है कि मध्यकालीन ईरानी जो लोग थे वो आज के आधुनिक ईरानी से क्या है, अलग थे। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट रिगार्ड विद द ग्रामर और द वोकैबुलरी बट ऑल्सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड हैव बीन चेंज्ड। यह यहां तक नहीं था कि डिफरेंस जो हुआ उनका भाषा में वो सिर्फ व्याकरण या उनके शब्दकोश के द्वारा था, बल्कि उनका पूरे शब्द में ही क्या था, उसका बदलाव आ गया। तो टर्म्स यहां पर जो थे, मीनिंग जो था, वो सारा चीज यहां पे बदलता जाता हुआ हमें दिखता है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंजेस ओवर द ईयर। शब्दों का मतलब भी समय समय पर बदलता चला गया। टेक फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तान का व्यवस्था को हम देख ले, हिंदुस्तान के बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। टुडे व्हेन वी यूज द वर्ड इट कन्वे द मीनिंग दैट द सोवेरियन एंड द सेक्युलर रिपब्लिक। अगर आज हम हिंदुस्तान का शब्द को अगर उद्घोषित करते हैं, अगर बोलते हैं, तो ये हमें सीधा इस चीज को कन्वे करता है, बताता है, समझाता है, या समझ में आ जाता है तुरंत इसका मतलब क्या होता है। सोवेरियन में स्वतंत्र है, स्वतंत्र, और सेक्युलर मतलब एक धर्मनिरपेक्ष समाज के बारे में चर्चा होती है, हम उसी को जान लेते हैं। When Minhaj-i-Siraj, the 13th century chronicler who wrote in Persian, used the word Hindustan, he meant the land between Ganga and Yamuna. मिनहाज-i-सिराज जो 13वीं सदी में एक इतिहासकार ने इस चीज को पर्शियन भाषा में इस चीज को जिक्र किया था। जो वर्ड हिंदुस्तान है, जिसका अर्थ क्या होता है, गंगा और यमुना के बीच का लैंड, उस चीज को दर्शाया है हिंदुस्तान के भाषा में। He used the term to express the area under the Delhi Sultanate, और उसने इस टर्म को, इस खास मीनिंग को एक नाम दिया, है ना। वो किस चीज के लिए था, हिंदुस्तान इसलिए दिया कि वो दिल्ली सल्तनत के अंदर आने वाले जितने भी एरियाज थी उनको उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया। When the Delhi Sultanate extended its hold, the term Hindustan included the whole area as well as। जहां तक दिल्ली सुल्तान की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली सुल्तान ने अपना जैसे ही पकड़ बनाया पूरे भारत पर, तो उसने एक शब्द को डाला हिंदुस्तान, जिसमें ये सारा एरिया आता है, यानी गंगा और यमुना के बीच का जितना भी हिस्सा था, जितना भी क्षेत्र था, ये सारे दिल्ली सल्तनत के अंदर आते थे। जिस कारण फॉर हिम द दिल्ली सल्तनत वाज सिनोनिमस विद हिंदुस्तान। अगर कहा जाए तो अगर दिल्ली सुल्तान के बारे में अगर कहना है तो एक सीधा सा कह दे, अगर हिंदुस्तान ही अगर हम सिर्फ कहते हैं तो हिंदुस्तान का पर्यायवाची अगर है तो वो दिल्ली सुल्तनत को दर्शाता था। तो इसलिए उसने दिल्ली सल्तनत को ना रखते हुए हिंदुस्तान को सिर्फ दर्शाया यहाँ पे। जहां तक कि द टर्म नेवर इंक्लूडेड द साउथ इंडिया, है ना, ये टर्म हिंदुस्तान जो है उसमें साउथ इंडिया इंक्लूड नहीं होता था। In the 16th century, the Babur came to India. He used the term Hindustan to include the geographical flora and fauna and the culture of the people of the subcontinent. जब 16वीं सदी में बाबर आया भारत, तो उन्होंने ये शब्द हिंदुस्तान को पूरे भौगोलिक तथ्य पर जोड़ दिया, जिससे कि वहाँ का फ्लोरा, फोना और कल्चरल जितने भी कल्चर थे उस उपमहाद्वीप के, उन सारे लोगों के साथ में इसको जोड़ा। यानी सभी चीज उसी के अंतर्गत, बाबर जब आया शासन करने के लिए, उस समय भारत के अंतर्गत में साउथ इंडिया भी, सारा चीज भी उसमें शामिल हो गया है। यानी वहाँ की वनस्पति, जीव जंतु, सभ्यता और वहाँ के लोगों का रहन सहन, सारा चीज को उससे 16वीं सदी में हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। द आइडिया ऑफ ज्योग्राफी एंड द कल्चरल एंटिटी डिड एग्जिस्ट एट द टाइम,
But the term Hindustan did not carry any political meaning which we associate with it today. जहाँ तक है कि उस समय जो भौगोलिक ज्ञान थी, भौगोलिक विचार था और जो कल्चर है ना, सभ्यता का वास्तविक अस्तित्व रखता था भारत के साथ में। लेकिन आज जैसा कि हम पॉलिटिकल तौर पे अगर देखते हैं, राजनीतिक तौर पे, तो ये सिर्फ एक कथन के रूप में जोड़ा जाता है। भारत हिंदुस्तान को अपने कथन के साथ में जोड़ा जाता है। दिस वॉज द लेसन टिल हियर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फॉर दिस 2-3 पैराग्राफ। तो ये 3 पैराग्राफ के अंतर्गत में हम लोग जितने भी वर्ड मीनिंग आज लिखवाए हैं उसी के अंतर्गत है। आप उसको जरूर रीड करें और पढ़ें, जहां तक आपको समझ में आया है आज उसको रिकॉर्ड करें और भेजें। धन्यवाद।